लेसन एंड टेंस के मैंने बोला था ना कि एपिसोड में आपका नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे, जाइए वीडियो को देखिए और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको ट्रांसलेशन करने के तरीके जो है बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा आपको नॉलेज दे दूंगा। देखो, अब इसमें इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसको कैसे पहचाने, ये सब सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो कुछ शब्द आ जाए, जैसे कि हमेशा आ जाए, कभी नहीं आ जाए, अक्सर आ जाए, अगर ये शब्द आ जाए तो इसको अनुवाद कैसे करेंगे? दोस्तों, इसको अनुवाद करने में एक बात ध्यान रखना होगा कि हमें इसे वर्ब से पहले लिखना होगा। जैसे एक वाक्य यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वो हमेशा सच बोलता है। तो वह हमेशा सच बोलता है, तो पहले आप इस हमेशा को भूल जाइए। वह सच बोलता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो सबसे पहले वह का इंग्लिश ही होगा, और उसके बाद बोलता है का इंग्लिश क्या होगा? स्पीक्स। और क्या बोलता है? सच, द ट्रूथ। लेकिन दोस्तों, हमेशा आया, हमेशा दोस्तों क्या है? वर्ब से पहले लगाना है। तो वर्ब यहाँ क्या है? स्पीक है। स्पीक से पहले दोस्तों ऑलवेज लग जाएगा। ठीक है। राम अक्सर यहाँ आता है, तो दोस्तों यहाँ पर भी वर्ब क्या कम्स, तो उसके पहले ऑफन लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार सेंटेंस में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल यही नहीं आता, हमेशा कभी नहीं, यही सब नहीं आता है। विभक्तियां भी आती है और स्थितियां भी आती है। जैसे विभक्तियां में प्रीपोजिशन हो गया, वाक्य में जैसे आप से आ जाएगा, वाक्य में आएगा, को आएगा, पर आएगा, एक्सेट्रा, ये प्रीपोजिशन है यानी विभक्तियां हैं। इस प्रीपोजिशन को हिंदी वाक्य में समान रूप से जो है हम लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद करते वक्त में उस शब्द के पहले लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो शब्द हम चर्चा कर रहे हैं तो उस शब्द के पहले लगाया जाता है। जैसे एक बार मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कि देखिए वाक्य में आने वाली विभक्तियां जैसे से, में, को, पर, के इटीसी प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो सामान्यतः प्रीपोजिशन के हिंदी वाक्य में जिस शब्द के बाद इनका प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी अनुवाद करते समय उस शब्द के अनुवाद के पहले लगाया जाता है। ओके दोस्तों, जैसे मैं एक बात बोलूं कि यह किताब कुर्सी पर है, यह किताब कुर्सी पर है, क्या मैं लिख देता हूं यह किताब कुर्सी पर है? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जब आप गौर से देखिएगा, यहां पर एक प्रीपोजिशन आ रहा है पर, तो हम लिखेंगे दिस बुक, पहले दिस बुक को ट्रांसलेट करेंगे इज, दिस बुक इज ऑन द टेबल। किस पे है? किस पे है दोस्तों? कुर्सी पर। तो किसके पहले हमने? टेबल के पहले ऑन लगाया। यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो है प्रीपोजिशन हिंदी वाक्य में जिस शब्द के बाद इनका प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी अनुवाद करते समय उस शब्द के अनुवाद के पहले लगाया जाता है। जैसे कुर्सी के बाद पर आया है, तो अनुवाद करेंगे तो हम इस क्या करेंगे? इस कुर्सी से पहले हम लगा देंगे इस प्रीपोजिशन का। समझ में आया बात? क्लियर बात? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यह किताब, यह किताब बक्सा के अंदर है। एक और ट्रांसलेशन लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा, यह किताब का क्या होगा? दिस, यह का इंग्लिश क्या हुआ? दिस, और किताब का इंग्लिश क्या होगा? बुक, है ना? और बक्सा के अंदर है। किसके अंदर है? बक्सा के अंदर है। तो मैंने क्या बोला? यहां हमने बक्सा के बाद अंदर का प्रयोग किया है, तो बक्सा से पहले अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त में हमें उस प्रीपोजिशन को लिखना पड़ेगा। दिस बुक, वर्ब लेंगे इज, इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, बक्सा के अंदर है। जैसे मैं एक और वाक्य लेता हूं, बिल्ली टेबल के अंदर है, छोटा वाक्य। तो दोस्तों क्या होगा? बिल्ली का इंग्लिश द कैट, है का इंग्लिश इज, और उसके बाद टेबल के नीचे तो अंडर हो जाएगा, अंडर द टेबल। ठीक है, टेबल के बाद हमने अंदर का उपयोग किया, और उस से अंदर से पहले जो है टेबल आया, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त में अंदर के जो है, अंदर जो है इस टेबल के पहले ट्रांसलेट होगा। ठीक है, देखिए जो भी आप तरीका देखें, आप जब अनुवाद करते हैं तो इसमें सरलता से आप समझ पाइएगा।
अंग्रेजी अनुवाद हेतु बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब आप अंग्रेजी शब्द लिखते हैं या बनाते हैं उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूर्णतया नियमों में कैद होकर अनुवाद के तरीके बताना संभव नहीं है। आपको छोटे छोटे वाक्य का अनुवाद करने की प्रैक्टिस करनी है, फिर बड़े बड़े वाक्य का अनुवाद करना है। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब अंग्रेजी अनुवाद करते हैं पहले छोटा छोटा वाक्य को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप बड़ा वाक्य को प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण लेते हैं। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब फॉर्म में यानी एस या ईएस आएगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं खेलता हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई, और खेलना वर्ब है तो उसका ट्रांसलेशन होगा प्ले। उसके बाद है, अब क्या करते हैं, इसी के बीच में खेलने से पहले लगा देते हैं फुटबॉल। मैं पहले हमने मैं खेलता को ट्रांसलेट कर लिया आई प्ले, मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो दोस्तों आई प्ले फुटबॉल होगा। क्या होगा, आई प्ले फुटबॉल, क्योंकि हमने अभी ट्रांसलेट किया मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। ठीक है, अब क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, तो ऑब्जेक्ट बाद में आता है। एक और एग्जांपल लेते, इससे बड़ा सेंटेंस, मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें हमने केवल एक सेगमेंट जोड़ा, दूसरे वाले में दूसरा जोड़ा, तीसरे में इसमें प्रतिदिन और फुटबॉल जोड़ता हूँ। तो दोस्तों मैं खेलता हूँ इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे जैसे बीच में कोई चीज़ आता है दोस्तों वो वर्ब के बाद ट्रांसफर होता है। उसके पहले मैं अभी बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने क्या बता रहा हूँ, बताया है कि जैसे अगर अक्सर वगैरह सब आ जाता है, जो एडवर्ब्स होता है वो वर्ब के पहले आता है ना। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं को क्या ट्रांसलेशन किया आपने, आई प्ले। अब प्रतिदिन का क्या होगा दोस्तों, डेली, लेकिन फुटबॉल है तो पहले क्या करेंगे, किसका ट्रांसलेशन करेंगे, फुटबॉल का। जब कभी ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों तो हमारा सीक्वेंस इस तरह से होगा, जैसे 1 2 3 लिखा है तो 3 2 1 का सीक्वेंस होगा बहुत सारे सेंटेंसेस में। जैसे मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई, ठीक है, इसको पहले ट्रांसलेट कर लेंगे, पहले इसको, उसके बाद जो है देखिएगा दोस्तों इसको यूनिवर्सल रखना और 3 और 2 का सीक्वेंस तब लेना है। मैं, ठीक है, प्रतिदिन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले मैं का ट्रांसलेशन कर लेना आई, ठीक है, और खेलता हूँ को ट्रांसलेट करना है, उसके बाद प्ले, और उसके बाद फुटबॉल को ट्रांसलेट करना है, फुटबॉल, और प्रतिदिन को फिर लास्ट में ट्रांसलेट करना है। यानी सीक्वेंस पहले सब्जेक्ट को रखिएगा, उसके बाद फिर वर्ब को रखिएगा, तब सीक्वेंस ऐसे चलिएगा लेकर, ठीक है, उल्टा दिशा में। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैं प्रत्येक दिन या प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ, पहले मैं का ट्रांसलेशन करेंगे आई, खेलता हूँ का ट्रांसलेशन करेंगे प्ले, फिर उल्टा आएंगे फुटबॉल, शाम को, को क्या होगा इन द इवनिंग, और प्रतिदिन का डेली। क्लियर बात। देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप बड़ा बना रहे हैं। मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे, मैं का, तय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों खेलता हूँ का करेंगे प्ले, फिर उसके बाद फुटबॉल का करेंगे फुटबॉल, 5 बजे का कर देंगे 5 o'clock, और शाम को इन द इवनिंग कर देंगे। देख रहे हैं ना सीक्वेंस कैसे चल रहा है, जैसे सब्जेक्ट है, पहला ट्रांसलेशन सब्जेक्ट का होगा, उसके बाद दूसरा नंबर में वर्ब का करेंगे, तब उल्टा चलेंगे दोस्तों, तब उल्टा सीक्वेंस होगा, जैसे जैसे शब्द आते जाएगा उसको करते जाएंगे। ऑब्जेक्ट का करेंगे, उसके बाद टाइमिंग आ रहा है टाइमिंग का करेंगे, अगर कुछ और है तो वो आ रहा है तो उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ये आपको बस समझना है, समझ में आया कि नहीं है दोस्तों। आप छोटे छोटे वाक्यों से आप आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे वह खेलता है, पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले वह को ट्रांसलेट करेंगे, वह का क्या होगा ही, और खेलना का क्या होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, वह लिखता है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह लिखता है तो ही, उसके बाद लिखना का राइट होता है ही राइट्स। वह, अब उसके बाद एक और इसमें जोड़ देते, एक ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, जैसे वह एक पत्र लिखता है, तो सबसे पहले किसका ट्रांसलेट होता है बताए थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद और बाकी पार्टों पर ध्यान दिया जाता है, तब उल्टा सीक्वेंस चलते हैं। वह एक पत्र लिखता है, पहले वह का ट्रांसलेट करेंगे ही होगा, पत्र लिखना का नहीं करेंगे, लिखना का पहले ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि लिखना वर्ब है। ही राइट्स, क्या लिखता है, लेटर, तो ए लेटर। वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन होगा, वह का ही, और उसके बाद लिखना का उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे तो राइट्स। और उसके बाद दोस्तों एक पत्र का ए लेटर, और प्रत्येक दिन का हो जाएगा डेली। वह अपने पिता को प्रतिदिन एक पत्र लिखता है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन वह का होगा, उसके बाद लिखना का होगा राइट्स, उसके बाद एक पत्र का होगा ए लेटर, और उसके बाद को का इंग्लिश होता है टू, किसको, तो टू हिज फादर, अपने पिता को, टू हिज फादर, और सबसे अंतिम में प्रत्येक दिन को लगा देंगे डेली। ठीक है,
धीरे धीरे आपको जब आइडिया लग जाएगा तब आपको इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा कि किसको पहले ट्रांसलेट करेंगे किसको बाद में। जैसे आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों? आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम टेंस को चर्चा करेंगे। टेंस क्या है, कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब को चर्चा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है।